नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 19 जनवरी 2024 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें। अभिषेक राणा ने छोड़ा सोशल मीडिया विभाग का अध्यक्ष पद, कांग्रेस प्रभारी को सौंपा त्यागपत्र। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में सोशल मीडिया के राज्याध्यक्ष अभिषेक राणा ने गुरुवार को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने बाकायदा दिल्ली में जाकर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला को अपना इस्तीफा सौंपा। अपने त्यागपत्र में अभिषेक राणा ने लिखा है कि वह लगभग 5 साल से इस पद पर सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन वर्तमान में करीब 6 माह से वह सर्वकल्याणकारी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और ट्रस्टी भी। इस संस्था के जरिए वह मानव सेवा में लगातार अपना योगदान देना चाहते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया विभाग में प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्हें अपनी एनजीओ के लिए समय निकालना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वह अपने पद से त्यागपत्र देते हैं। अपने त्यागपत्र में अभिषेक आगे लिखते हैं कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए सोशल मीडिया विभाग में अध्यक्ष पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति जरूरी है जो कि पूरी तरह से उसमें समय दे सके। इसलिए मैं चाहता हूं कि किसी योग्य उम्मीदवार को तलाश कर उसे सोशल मीडिया का राज्य अध्यक्ष बनाया जाए। अभिषेक राणा के इस त्यागपत्र को राजेंद्र राणा और प्रदेश के मुख्यमंत्री के मध्य लगातार बन रही दूरियों के लिहाज से भी देखा जा रहा है। अभिषेक राणा ने बताया कि वह अधिक से अधिक समय अपनी सर्वकल्याणकारी संस्था को देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने रिजाइन दिया है। चंबा, सिरमौर, कुल्लू की परफॉर्मेंस खराब, सरकारी स्कूलों के संसाधन शेयर करने में फिसड्डी रहे तीनों जिला। हिमाचल सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता और स्कूलों के संसाधन आपस में शेयर करने को लेकर क्लस्टर स्कूल सिस्टम लागू किया था, लेकिन अब भी कई जिले इसमें फिसड्डी साबित हो रहे हैं। यदि जनजातीय जिला लाहौल स्पीति को छोड़ दिया जाए तो 3 बड़े जिलों चंबा, सिरमौर और कुल्लू की परफॉर्मेंस चिंता में डालने वाली है। इस पॉलिसी के तहत पूरे प्रदेश में 4005 स्कूल क्लस्टर चिन्हित हुए थे, जिनमें से 2860 एक्टिव हो गए हैं, लेकिन 1145 स्कूल क्लस्टर अब भी एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं। यह कुल लक्ष्य का सिर्फ 29% जरूर है, लेकिन यदि जिलों की बात करें तो चंबा, सिरमौर और कुल्लू जैसे जिले काफी पिछड़ गए हैं। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने समीक्षा बैठक के बाद अब शिक्षा निदेशालय को हर हफ्ते की रिपोर्ट भेजने को कहा है और इस धीमेपन के कारण भी पूछे गए हैं। चंबा में कुल 485 क्लस्टर बनने थे, जबकि 157 ही अभी तक बने हैं और जिला की परफॉर्मेंस सिर्फ 32% है। सिरमौर में 52% स्कूल क्लस्टर एक्टिव नहीं है। यहाँ 465 में से सिर्फ 226 क्लस्टर एक्टिव हो पाए हैं। कुल्लू में कुल 146 स्कूल क्लस्टर में से 73 ही एक्टिव हो पाए हैं। लाहौल स्पीति की परफॉर्मेंस भी औसतन 35% के आसपास है, लेकिन यहाँ क्लस्टर भी सिर्फ 18 है। गौरतलब है कि स्कूल क्लस्टर रिसोर्स शेयरिंग के लिए बनाए गए थे और ये सिर्फ वहीं बन सकते हैं जहां प्राइमरी और सेकेंडरी या हायर का कैंपस एक ही है या साथ साथ है। प्राइमरी और हायर विंग को अपने सभी संसाधन जैसे खेल मैदान, लाइब्रेरी या आईसीटी लैब शेयर करने हैं। किन्नौर, मंडी, शिमला, सोलन और हमीरपुर ने स्कूल क्लस्टर बनाने और इन्हें एक्टिव करने में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है।
पार्वती ब्यास बेसिन हाइड्रो प्रोजेक्ट में नहीं आ रहा करंट, प्राकृतिक आपदा सूखे की मार से बिजली उत्पादन पर असर। कुल्लू जिला में बहने वाली पार्वती व ब्यास नदी की निर्मल धाराएं इन दिनों करंट नहीं पकड़ पा रही हैं। आसमानी बारिश व बर्फबारी न होने के चलते नदियों में पानी एकदम कम हो गया है, जिस कारण बिजली के पावर हाउस में ऊर्जा उत्पादन में भारी गिरावट आई है। ब्यास व इसकी सहायक नदियों में 1546 मेगावाट बिजली के पावर हाउस तैयार हैं, जिनमें 800 मेगावाट का पार्वती 2, 520 मेगावाट का पार्वती 3, 100 मेगावाट का सैंज प्रोजेक्ट और 126 मेगावाट क्षमता की लार्जी परियोजना स्थापित है। हालांकि एक यूनिट जल्द शुरू होने की बात कही जा रही है। प्राकृतिक आपदा की मार झेल रही एनएचपीसी ने 520 मेगावाट के पार्वती पावर स्टेशन बिहाली में आगामी 3 महीने के लिए डैम साइट में निर्माण कार्य का हवाला देते हुए प्रदेश सरकार से शटडाउन की स्वीकृति ली है, जबकि 126 मेगावाट की लार्जी परियोजना के पावर हाउस में सिल्ट आने के चलते पिछले 7 महीनों से ऊर्जा उत्पादन ठप होने की जानकारी है। 100 मेगावाट क्षमता की सैंज बिजली परियोजना में इन दिनों मात्र 15 मेगावाट बिजली तैयार हो रही है, जबकि पार्वती परियोजना 2 में स्थिति और भी नाजुक बनी हुई है। एनएचपीसी ऊर्जा उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए अब पीक सीजन का इंतजार कर रही है। उल्लेखनीय यह भी है कि पार्वती व ब्यास नदी के पानी से देश के 8 राज्य जगमगा रहे हैं, परंतु पहाड़ों में बर्फबारी व बारिश न होने के चलते नदियों में पानी का जलस्तर काफी कम गया है, जिस कारण ऊर्जा कंपनियों को बिजली उत्पादन में भारी मुश्किल पैदा हो रही है। सैंज हाइड्रो प्रोजेक्ट के प्रमुख इंद्र शर्मा ने बताया कि पिछले 1 दशक से पहली बार देखने को मिल रहा है कि नदियां बिल्कुल सूख गई है और ऊर्जा उत्पादन में भारी गिरावट दर्ज की गई है। उधर लार्जी परियोजना के स्थानिक अभियंता सुमित कुमार ने बताया कि गत वर्ष जुलाई माह में आई बाढ़ ने पावर हाउस को तहस-नहस कर दिया, जिसका असर उत्पादन पर पड़ रहा है। पार्वती पावर स्टेशन बिहाली में तैनात मानव संसाधन प्रमुख जीटीएस राजू ने बताया कि फिलहाल प्रोजेक्ट में विद्युत उत्पादन बंद है। दिल्ली हाट में चमकी हिमाचल की शिल्प हिमक्राफ्ट का प्रदर्शन, एक बेहतर प्रयोग, पहनावे को नई पहचान। दिल्ली हाट में हिमाचल के हिमक्राफ्ट का प्रदर्शन एक बेहतर प्रयोग रहा है। दिल्ली हाट का प्रबंधन दिल्ली पर्यटन और नई दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य कारीगरों को अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों को बेचने के लिए एक विपणन स्थान प्रदान करना है। हिमाचल ने इस बार इसमें शामिल होकर राज्य की शिल्प और पहनावे को एक नई पहचान दी है। कौशल विकास निगम के एमडी जतिन लाल ने बताया कि हिमाचल सरकार ने दिल्ली हाट में 2018 से हिम महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया है। 16 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक राज्य ने अपने शिल्प, संस्कृति और व्यंजनों का प्रदर्शन इसमें किया। 2017 से हिम महोत्सव थीम के तहत इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए हिमक्राफ्ट कारपोरेशन को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया था। इस आयोजन का उद्देश्य राज्य के शिल्प, संस्कृति और भोजन के साथ वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 17 दिसंबर को कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सीएम के अलावा अन्य मुख्य सचिव प्रमोद सक्सेना और नीति आयोग के सदस्यों ने भी इस आयोजन को सराहा। अयोध्या में सजेंगी भगवान रघुनाथ की पादुकाएं, प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य सेवक महेश्वर सिंह रहेंगे शामिल। देवभूमि कुल्लू में विराजमान भगवान रघुनाथ जी की अयोध्या में होने जा रही रामलला प्राण प्रतिष्ठा में अहम भूमिका रहेगी। इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए भगवान रघुनाथ जी ने अपने मुख्य सेवक महेश्वर सिंह को अयोध्या के लिए भेजा है।
यही नहीं, इनके पास भगवान रघुनाथ जी ने रामलला मंदिर के लिए चांदी की पादुकाएं भेंट स्वरूप भेजी हैं। अयोध्या के साथ कुल्लू में विराजमान भगवान रघुनाथ जी का गहरा संबंध है। इनका इतिहास अयोध्या के साथ जुड़ा है। ऐसे में देवभूमि कुल्लू के जन अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के प्रति उत्साहित है। गुरुवार को भगवान रघुनाथ जी के मूल स्थान रघुनाथपुर से अयोध्या के लिए पादुका यात्रा रवाना हुई है। राज परिवार सहित भगवान रघुनाथ जी के भक्त यात्रा रवाना होते भावुक हुए। देश भर में अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्रतिष्ठा समारोह को लेकर जहां उत्सव का माहौल बना हुआ है, तो वहीं निमंत्रण मिलने वाले धर्माचार्य सहित विशेष अतिथि भी अब अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं। भगवान रघुनाथ के छड़ी बरदार महेश्वर सिंह ने बताया कि यह सब सामान को लेकर वह अब अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं। भगवान रघुनाथ का अयोध्या से गहरा नाता है और अयोध्या के राजस्व रिकॉर्ड में भी यह सब दर्ज किया गया है। देश भर में भगवान श्री राम के मंदिर प्रतिष्ठा को लेकर उत्सव का माहौल बना हुआ है। जय सिया राम के उद्घोष से गूंजी समूची घाटी। जिला कुल्लू के मुख्यालय रघुनाथपुर में भगवान रघुनाथ के मंदिर में गुरुवार को विशेष पूजा अर्चना कर सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे और पूरा कुल्लू भगवान रघुनाथ के जयकारों से गूंज उठा। धर्मशाला अस्पताल को 30 लाख नेशनल सर्टिफिकेशन स्टेटस पर मिलेगी राशि, हर साल होगा निरीक्षण। क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला को राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरने पर सर्टिफिकेशन दी गई है। इसके तहत अस्पताल को वर्ष 2026 तक की मान्यता प्रदान की गई है। हालांकि हर वर्ष मानकों को जांचने के बाद ही आगामी वर्ष का बजट प्रदान किया जाता है। इसी कड़ी में अब दूसरे वर्ष के लिए धर्मशाला अस्पताल को 30 लाख का बजट प्रदान किया जाएगा। इसके चलते मानकों को परखने के लिए केंद्र की ओर से राज्य टीम धर्मशाला अस्पताल के 2 दिवसीय निरीक्षण पर पहुंची है। सर्टिफिकेशन के तहत दूसरे वर्ष भी मानकों के सही पाए जाने पर रिपोर्ट केंद्र को जाएगी। फिर से धर्मशाला अस्पताल को 30 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसमें प्रति बेड 10,000 रुपए के हिसाब से बजट अस्पताल को मरीजों की सुविधाएं प्रदान किए जाने के लिए केंद्र की ओर से प्रदान किए जाते हैं। गौरतलब है कि जोनल अस्पताल धर्मशाला को नेशनल स्तर पर नेशनल सर्टिफिकेशन 92 अंकों के साथ मिली है, जबकि 70% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होता है। इतना ही नहीं, NAQS के साथ साथ लेबर रूप क्वालिटी इंश्योरेंस लक्ष्य सर्टिफिकेशन भी मिली है, जिसमें 3 वर्षों में हर बेड के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपए बजट केंद्र की ओर से ही प्रदान किया जाएगा। इस तरह धर्मशाला अस्पताल में 300 बेड की क्षमता के तहत हर वर्ष 30 लाख का अनुदान 3 वर्ष के लिए मिलेगा। उधर अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डा राजेश गुलेरी ने बताया कि 3 वर्ष के लिए नेशनल सर्टिफिकेशन NAQS मिली है। सोलन थाना को देश भर में टॉप 10 रैंक, हिमाचल में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट कार्य के लिए हासिल की कामयाबी। वार्षिक DGP IGP सम्मेलन 2023 के दौरान सोलन पुलिस थाना ने देश भर में टॉप 10 रैंक हासिल किया है, जबकि प्रदेश भर में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पहला रैंक मिला है। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा देश भर के पुलिस स्टेशन की रैंकिंग की सूची जारी की गई। जानकारी के अनुसार अपराध दर, मामलों की जांच और निपटान, महिलाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे, संपत्ति अपराध, सार्वजनिक सेवा सहित कई मानकों पर देश भर के पुलिस स्टेशन की रैंकिंग की गई है। इसके अलावा थाना परिसर, बैरक, हवालात की साफ सफाई की व्यवस्था, शौचालय, बिजली व्यवस्था, मादक पदार्थ की कार्रवाई को शामिल किया गया। वहीं थाना प्रभारी सहित थाने में तैनात पुलिस कर्मियों का व्यवहार, परिवादियों की सुनवाई, जिसमें खासकर महिला, बच्चे व बुजुर्गों की शिकायत सुनने का तरीका,
इसके अलावा स्कूल व कॉलेज में कितने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करवाए गए। वहीं आम लोगों से भी थानों के संबंध में उनका पक्ष जाना गया, जिसमें सदर थाना सोलन को यह सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक सोलन गौरव सिंह ने बताया कि विभिन्न मापदंडों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उन्हें यह रैंक दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह सम्मान सोलन शहर के लिए गर्व की बात है। उन्होंने इस सफलता के लिए सभी पुलिस कर्मियों को बधाई दी व जनता का आभार व्यक्त किया। 31 साल बाद अन्न खाएंगे बिहार के झमेली बाबा बाबरी ढहने के बाद ली थी शपथ, सिर्फ फलाहार पर जिंदा। अयोध्या में राम मंदिर बना है तो देश के करोड़ों भक्तों का सपना पूरा हुआ। यह मौका उन लोगों के लिए बेहद खास है जिन्होंने अपने जान परवाह किए बगैर अयोध्या में कार सेवा की। उन्हें में से एक है बिहार के दरभंगा निवासी झमेली बाबा, जिन्होंने राम मंदिर की प्रतिज्ञा लिए 31 सालों से अन्न ग्रहण नहीं किया। राम मंदिर का सपना अपने आंखों में सजाए झमेली बाबा इतने सालों से सिर्फ फलाहार पर जिंदा है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद झमेली बाबा अपने हाथों से खाना बनाएंगे और 31 साल से चले आ रहे व्रत को पूरा करेंगे। दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड के खैरा गांव के निवासी वीरेंद्र बैठा उर्फ झमेली बाबा बचपन से प्रभु श्री राम के भक्त हैं। 1992 में जब मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या में कार सेवा चल रही थी तो झमेली बाबा विश्व हिंदू परिषद के बुलावे पर अयोध्या पहुंच गए। लगभग 250 कार सेवकों की टोली में शामिल थे। झमेली बाबा बताते हैं कि 7 सितंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के गुंबद पर अपनी टोली के साथ चढ़ गए और विवादित ढांचा को गिराने में अपनी भूमिका निभाई। उसी दिन पवित्र सरयू नदी में स्नान करके उन्होंने यह संकल्प लिया कि जब तक मंदिर बनकर तैयार नहीं होगा तब तक अन्न का एक दाना नहीं खाएंगे। उसी दिन उन्होंने अपना जीवन धर्म को समर्पित कर दिया और आजीवन अविवाहित रहे। विवादित ढांचे को धराशायी कर एक एक ईंट लेकर घर लौटे। झमेली बाबा बताते हैं कि वह स्वयं सेवक है। राम मंदिर निर्माण को लेकर देश भर में अभियान चल रहा था। विश्व हिंदू परिषद के बिहार प्रांत अध्यक्ष महादेव जायसवाल, बेलागंज के अशोक साह, गुदरी बाजार निवासी शंभू साहब, गजेंद्र चौधरी समेत 250 लोगों की टोली अयोध्या गई थी। इनमें से कई लोग जान की परवाह किए बगैर बाबरी मस्जिद के परिसर में पहुंच गए और कार सेवा शुरू कर दिया। देखते देखते सभी लोग विवादित ढांचा के गुंबद पर चढ़ गए। सैकड़ों की संख्या में शिव सैनिक भी वहां मौजूद थे। गुंबद पर सवार राम भक्तों ने मस्जिद के विवादित ढांचे को धराशायी कर दिया और निशानी के रूप में एक एक ईंट लेकर अपने घर लौट गए। झमेली बाबा 8 दिसंबर 1992 को अयोध्या से दरभंगा लौटे और गुमनामी में चले गए क्योंकि पुलिस कार सेवकों की तलाश कर रही थी। बचने के लिए लहेरिया सराय में एक जगह छिपकर रहने लगे। आरएसएस की मदद से उनका जीवन चल रहा था, लेकिन साधु का वेश धारण कर वहीं पर उन्होंने अपनी पान की दुकान खोल ली ताकि कोई पहचान नहीं सके। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामानंदी परंपरा से होगी पूजा। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 22 जनवरी को होने जा रहा है। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान श्री राम के बाल स्वरूप को मंदिर में विराजमान किया जाएगा। राम मंदिर में रामलला की पूजा एक विशेष रामानंदी परंपरा से होगी। ऐसा माना जाता है कि राम मंदिर रामानंदी परंपरा का है और इसी कारण यहाँ पर पूजा भी इसी विधि से किए जाने का फैसला किया गया है। अयोध्या के करीब 90% मंदिरों में इसी परंपरा से पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि रामानंदी परंपरा के तहत
पूजा होने के पीछे एक कथा प्रचलित है कि 14वीं शताब्दी में स्वामी रामानंदाचार्य के धार्मिक प्रचार प्रसार से मुगलों के हिंदुओं पर होने वाले हमलों से बचने के लिए ये मुहिम चलाई गई थी। बताया जाता है कि स्वामी रामानंदाचार्य ने वैष्णव पूजा परंपरा को प्रचार अभियान का साधन बनाया और वैष्णव, शैव और शाक्त इन 3 धार्मिक परंपराओं से पूजा की। यहाँ भगवान श्री राम और माता सीता को आराध्या देव मानकर पूजा की जाती थी। वहीं दक्षिण के वैष्णव संत स्वामी रामानुजाचार्य ने भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को इष्ट देव माना और इस परंपरा से पूजा की जाती थी। इसलिए अयोध्या के कुछ मठों में रामानुजाचार्य परंपरा से भी पूजा होती है। प्रभु को जगाने से लेकर शयन तक की प्रक्रिया। जानकारों के अनुसार रामलला की पूजा रामानंदी परंपरा में थोड़ी अलग रहती है। यहाँ पर प्रभु राम के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दौरान उनके लालन पालन, खान पान का ध्यान रखा जाता है। इस दौरान रामलाल को शयन से उठाने के बाद लाल चंदन और शहद से उन्हें स्नान कराया जाता है और दोपहर को विश्राम और सायं भोग आरती के बाद शयन को जाने तक 16 मंत्रों की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इस दौरान सभी अनुष्ठान भगवान श्री राम के बाल रूप को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी पूजन की यही विधि रहेगी। दिन में 3 समय आरती। रामलला की एक दिन में पूरे 3 समय आरती की जाती है और इसी समय रोजाना रामलला की आरती की जाती है। बता दें कि दोपहर के समय 12 बजे रामलला की भोग आरती होती है और 7:30 बजे संध्या आरती होती है। इसके बाद रामलला को 8:30 बजे अंतिम आरती करके शयन करवाया जाता है। रामलला के दर्शन 7:30 बजे तक ही किए जा सकते हैं। इसके बाद उनके शयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एक दिन में 4 बार भोग। रामलला को हर दिन और समय के हिसाब से अलग अलग व्यंजन परोसे जाते हैं और रामलला को एक दिन में 4 बार भोग लगाया जाता है। ये व्यंजन राम मंदिर की रसोई में तैयार किए जाते हैं। रामलला की सुबह की शुरुआत बाल भोग से होती है। इसमें रामलला को रबड़ी, पेड़ा या कोई और मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। रामलला को दोपहर के समय में राजभोग लगाया जाता है, जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद और खीर शामिल है। संध्या आरती के समय भी अलग अलग मिष्ठान चढ़ाए जाते हैं और रात में भी पूरा भोजन चढ़ाया जाता है। इसके बाद रामलला के शयन कराया जाता है। रामलला को भोग लगाने के बाद यह प्रसाद भक्तों को कभी कभार ही बांटा जाता है। इसके अलावा भक्तों को ट्रस्ट की ओर से रोजाना प्रसाद के रूप में इलायची दाना ही दिया जाता है। सुक्खू आएंगे, पैसे जमा कराएंगे, भाग खुल जाएंगे। सड़क पर गाना गाकर सरकार को मनाने में जुटी महिलाएं। केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में बनाएंगे तो हम गरीबों के भाग खुल जाएंगे। सुक्खू आएंगे और जल्दी जल्दी पैसे जमा करवा कर धर्मशाला में सीयू बनाएंगे। हमारे बच्चों के भाग्य खुल जाएंगे। अपने भक्तों के लिए कुछ कर जाएंगे। सुक्खू आएंगे। सुक्खू सरकार से वंदना करते हुए महिलाओं ने कहा कि हमारी सीयू हमको दिलाओ, हम गरीबों के भाग्य जाग जाएंगे। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला कैंपस निर्माण के लिए धर्मशाला में प्रबुद्ध नागरिकों की ओर से किए गए धरना प्रदर्शन और रैलियों से जब सुक्खू सरकार सीयू का 30 करोड़ जमा करवाने के लिए नहीं मानी, तो धर्मशाला के प्रबुद्ध नागरिकों में महिलाओं सहित बुजुर्गों ने सरकार को मनाने के लिए सड़क पर बैठकर गाना गाना शुरू कर दिया। अब जनता सुक्खू सरकार को गाना गाकर मनाने में जुट गई है। इसके लिए धर्मशाला में गुरुवार को प्रबुद्ध नागरिकों की ओर से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला परिसर के निर्माण हेतु 30 करोड़ रुपए अविलंब जमा करवाने हेतु सांकेतिक क्रमिक धरना आरंभ किया गया।
यह धरना क्रमिक समय तक चलता रहेगा। साथ ही लोगों ने मांगों पर जल्द विचार न किए जाने पर उग्र आंदोलन किए जाने की भी बात कही है। इसमें धर्मशाला के विभिन्न वार्डों के लोग प्रत्येक दिन शामिल होंगे। धरने पर बैठी महिलाओं का कहना है कि जब सीयू के निर्माण को धर्मशाला की भूमि चयनित हुई तो लोगों ने आस लगाई थी उनके बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए अन्य जिलों सहित राज्य में नहीं जाना पड़ेगा और सीयू का निर्माण जदरांगल में होने से रोजगार में भी वृद्धि होने की आस जगी थी, लेकिन अब लोगों को यह आस खत्म होती दिख रही है। धर्मशाला के प्रबुद्ध नागरिकों की ओर से किया जा रहे इस धरने पर हर रोज धर्मशाला की जनता अपनी मांग के समर्थन में बैठेगी तथा सरकार से गुहार लगाएगी कि धर्मशाला परिसर का निर्माण कार्य अविलंब शुरू हो। इस कड़ी में गुरुवार को अद्रराड के वार्ड नंबर 3 की महिलाओं ने धरने की बागडोर को थामा। उधर अतुल भारद्वाज ने कहा कि धर्मशाला से प्रबुद्ध नागरिकों की ओर से सांकेतिक क्रमिक धरना किया जा रहा है और यह निरंतर किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों से वसूला जा रहा ग्रीन टैक्स प्रदूषण न फैलाने वाली गाड़ियों से कर लेना बना हैरत, लोगों ने किया विरोध। पहाड़ में पंजीकृत होने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों से भी ग्रीन टैक्स वसूले जाने से लोग हैरान हैं। सरकार प्रदेश को हरित राज्य बनाने की बात कर रही है, लेकिन प्रदूषण न फैलाने वाले वाहनों से भी ग्रीन टैक्स लिया जा रहा है। इस विषय पर नए नियम लागू न होने से जनता परेशान है। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल दोनों से चलने वाली गाड़ियों के पंजीकरण के समय ग्रीन टैक्स लिया जा रहा है। हालांकि अब हिमाचल की वर्तमान सरकार प्रदेश को हरित राज्य बनाने जा रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों के मालिकों को पंजीकरण के समय ग्रीन टैक्स देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसका लोग भी विरोध करने लग पड़े हैं। लोगों का कहना है कि पंजीकरण के इलेक्ट्रिक वाहनों पर ग्रीन टैक्स लेना केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ है। जानकारों का कहना है कि ग्रीन टैक्स ऐसे उत्पादों पर लगाया जाता, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों से पर्यावरण का नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी प्रदूषण नहीं होता है, लिहाजा इलेक्ट्रिक वाहनों के मालिकों से पंजीकरण के समय ग्रीन टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए। हालांकि राज्य सरकार ने निजी इलेक्ट्रिक वाहनों पर टोकन टैक्स माफ कर दिया है, लेकिन ऐसे वाहनों के मालिकों से ग्रीन टैक्स वसूला जा रहा है। इसमें भी बड़ी बात यह है कि यात्री या निजी इलेक्ट्रिक वाहनों को टोकन टैक्स से छूट दी गई है, लेकिन वाणिज्यिक या इलेक्ट्रिक माल वाहक के मालिकों से टैक्स अभी वसूला जा रहा है। गौर हो कि जब हिमाचल प्रदेश में ग्रीन टैक्स लागू हुआ था, तब राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन नहीं थे। इलेक्ट्रिक वाहनों के मालिकों का आरोप है कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर ग्रीन टैक्स वसूलना परिवहन विभाग की गलती है और इसे जल्द से जल्द ठीक किया जाना चाहिए, इसलिए लगाया जाता है ग्रीन टैक्स। ग्रीन टैक्स, जिसे प्रदूषण कर और पर्यावरण कर भी कहा जाता है, वास्तव में एक उत्पाद शुल्क है, जिन्हें सरकार उन वस्तुओं पर कर लगाकर एकत्रित करती है जिससे प्रदूषण फैलता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को अधिक प्रदूषण फैलाने वाले साधनों के उपयोग के लिए हतोत्साहित करना है, जिससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। चेन स्मोकर कैंसर स्क्रीनिंग करवाते रहें। कैंसर रोगियों में ज्यादातर धूम्रपान करने वाले शामिल, डा बोले, सावधानी ही बचा। शिमला के कैंसर अस्पताल में हर साल रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इनमें फेफड़े के कैंसर के मरीज अधिक हैं। अधिकतर वे लोग हैं जो लंबे समय से धूम्रपान करते आ रहे हैं। कैंसर अस्पताल शिमला के रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभागाध्यक्ष डा ललित चंद्रकांत ने बताया कि अगर धूम्रपान बंद हो जाए तो 30 से 40% लोग कैंसर की बीमारी से बच सकते हैं। देश भर में कैंसर जागरूकता फैलाने के लिए कई कैंप लगाए जाते हैं ताकि लोग इस भयानक बीमारी के प्रति जागरूक हो सके।
समय समय पर चिकित्सकों द्वारा कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़े और शुरुआती चरण में कैंसर का पता लगाने की आवश्यकता पर जागरूकता अभियान भी आयोजित करवाए जाते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बीमारी के लक्षण दिखने के तुरंत बाद उपचार शुरू होने से इस बीमारी से बचा जा सकता है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि धूम्रपान, शराब और तंबाकू का सेवन छोड़कर दूध का सेवन करें। अपने आहार में हरी सब्जियों और फलों को शामिल करें। उन्होंने कहा कि धूम्रपान छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है रोजाना सुबह व्यायाम व सैर पर जाएं। अपनी दिनचर्या को व्यस्त रखें। इससे धूम्रपान की तरफ आपका ध्यान जाने के न के बराबर चांस होंगे। कैंसर से पीड़ित 50% महिलाओं में हार्मोन का रोल रहता है। खांसी के साथ आए खून तो अलर्ट रहें। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. ललित चंद्रकांत ने बताया कि स्मोकिंग के कारण अधिकांश लोगों को फेफड़ों का कैंसर होता है। सांस फूलना और खांसी के दौरान खून आए तो तुरंत नजदीकी अस्पताल में आकर चेकअप करवाना चाहिए। कई मरीज स्मोकिंग की वजह से खांसी होने पर अधिक ध्यान नहीं देते। इससे बीमारी का समय पर पता नहीं चल पाता है। मरीजों को पेट स्कैन करवाना चाहिए, जिससे बीमारी का पता चल जाता है। उन्होंने बताया कि मरीजों को जल्द उपचार मिलने से 80% मरीज ठीक हो सकते हैं। अगर बीमारी का देरी से पता चले तो 20% मरीज ही बच पाते हैं। ये है गंभीर लक्षण: अचानक बुखार आ जाना या इन्फेक्शन हो जाना, जो कि ब्लड कैंसर का बड़ा लक्षण है। हमेशा सिरदर्द रहना, जो कि दवाएं लेने के बावजूद 2 हफ्ते से ज्यादा से बना हुआ है, क्योंकि यह ब्रेन ट्यूमर का संकेत हो सकता है। हमेशा पेट फूला रहता है और भूख कम लगती है। यह हालत 2 हफ्ते से ज्यादा से बनी हुई है, क्योंकि यह पेट का कैंसर या गैस्ट्रिक कैंसर का बड़ा संकेत है। अगर आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, फिर भी आपका वजन बेवजह कम हो रहा है, तो शरीर में कैंसर के बढ़ने का एक बड़ा संकेत हो सकता है। 9 पुलिस कांस्टेबल अब होंगे सेक्शन ऑफिसर। हिमाचल पुलिस के 9 कांस्टेबल अब वित्त और लेखा विभाग में सेवाएं देंगे। इन कर्मचारियों ने परीक्षा को पास कर लिया है। इन सभी का चयन वित्त और लेखा विभाग में सेक्शन ऑफिसर के तौर पर हुआ है। हिमाचल लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा का आयोजन किया था। इसमें 30 आवेदकों का चयन हुआ है। डीजीपी संजय कुंडू ने इस बारे में जानकारी दी है। परीक्षा पास करने वालों में हेड कांस्टेबल वरुण कुमार कांगड़ा, कांस्टेबल प्रवीण कुमार टीटीआर, कांस्टेबल रवि दत्त जुनगा, कांस्टेबल विजय कुमार IRBN सकोह, LC हिमानी जुनगा, कांस्टेबल प्रिंस जुनगा, कांस्टेबल शुभम शर्मा संगड़ा सिरमौर, कांस्टेबल संदीप कुमार IRBN जंगलबैरी और कांस्टेबल रविंद्र ठाकुर लाहौल स्पीति का चयन हुआ है। HPCL के सहयोग से इथेनॉल प्लांट लगाएगी प्रदेश सरकार। हर महीने होगी 21 करोड़ की आमदनी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां जिला ऊना के जीतपुर बहरी में स्थापित किए जाने वाले इथेनॉल प्लांट के निर्माण कार्य पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्लांट का निर्माण हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा प्रदेश सरकार द्वारा 50% हिस्सेदारी में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस हिस्सेदारी में प्रदेश सरकार द्वारा प्लांट निर्माण के लिए दी जा रही भूमि की लागत भी शामिल होगी। उन्होंने कहा कि इस प्लांट के निर्माण से प्रति माह 21 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित होने और प्रतिदिन 1.5 लाख लीटर इथेनॉल उत्पादन का अनुमान है। उन्होंने कहा कि इस प्लांट का निर्माण कार्य लगभग 2 वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2026 तक राज्य को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके दृष्टिगत विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। इस इथेनॉल प्लांट के स्थापित होने से प्रदूषण नियंत्रण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। यह उद्योग क्षेत्र में लोगों विशेषकर किसानों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने में दूरगामी भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, प्रधान सचिव उद्योग आर.डी. नजीम, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, सलाहकार अधोसंरचना अनिल कपिल और HPCL के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अनाथ बच्चों को अपनाने के लिए आगे आए समाज के समृद्ध लोग, सीएम सुक्खू ने की अपील। मुख्यमंत्री एवं हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार सायं ओक ओवर शिमला में शिशु गृह टूटीकंडी शिमला में पल रही अनाथ बेटी चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट ज्योति, काल्पनिक नाम का, उसके भावी माता पिता को दत्तक ग्रहण करवाया। उन्होंने ज्योति के भावी माता पिता को बधाई दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समाज के समृद्ध लोगों से अपील की कि वे शिशु गृह व आश्रमों में पल रहे अनाथ किशोर बच्चों को अपनाने, दत्तक ग्रहण के लिए आगे आए ताकि इन बच्चों का सुखद व उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के कमजोर व गरीब वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश सरकार ने अनाथ व असहाय वर्गों के दर्द को समझा और मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना आरंभ की है। प्रदेश के 4000 अनाथ बच्चों की अब प्रदेश सरकार ही माता, सरकार ही पिता है और इन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है। अनाथ बच्चों व बेसहारा वर्गों के लिए कानून के तहत योजना बनाने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना है। इन्हें अब तक लगभग 18 करोड़ रुपए के लाभ दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष प्रदेश सरकार के इन प्रयासों की दिशा में एक और सार्थक पहल है। इसमें प्रदेशवासियों से बहुमूल्य योगदान मिला है। मंत्रिमंडल के सहयोगियों और विधायकों ने भी अंशदान किया है। अनाथ बच्चों के रहन-सहन, शिक्षा से लेकर उनके भविष्य को सुरक्षित करने में यह कोष सहायक बना। डॉक्टरों ने काले बिल्ले लगाकर शुरू किया प्रदर्शन, वार्ता का न्योता आने के बाद भी खिलाफत की राह। प्रदेश सरकार के खिलाफ चिकित्सकों ने भी अपनी मांगों पूरी न होने पर रोष प्रदर्शन शुरू कर दिया है। चिकित्सकों ने गुरुवार को काले बिल्ले लगाकर सेवाएं दी। यह विरोध 24 जनवरी तक चलता रहेगा। बता दें कि सोमवार को हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन जिला इकाई सोलन की बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर कमल अटवाल ने की थी। बैठक में सर्वसम्मति से मेडिकल ऑफिसर ने मांगों को लेकर सरकार की ओर से कोई ठोस कदम न उठाए जाने पर रोष जताया था। वहीं विरोध करने के लिए काले बिल्ले लगाने का फैसला भी लिया गया था और गुरुवार से डॉक्टर्स ने काले बिल्ले लगाकर सेवाएं देनी शुरू कर दी है। डॉक्टर कमल अटवाल ने बताया कि उनकी मुख्य 5 मांगे हैं, जिसमें नॉन प्रैक्टिस अलाउंस NPA को बहाल करना प्रमुख मांग है। उन्होंने कहा कि बीते काफी समय से इसे लेकर मांग चल रही है, मगर सरकारें इस ओर ध्यान नहीं दे रही। कई बार डॉक्टर प्रदर्शन कर चुके हैं, हर बार केवल आश्वासन ही मिला। साथ ही 4 सितंबर 2014 की बहाली एड्स कंट्रोल सोसाइटी में परियोजना निदेशक का कार्यभार वापस स्वास्थ्य निदेशक को दिया जाए। पात्रता एवं वरिष्ठता के आधार पर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं JD, DD, CMO, SMS, BMO को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दी जाए और किसी को भी सेवानिवृत्त होने के बाद एक्सटेंशन न दी जाए। इसके अलावा भी कई अन्य मांगे हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल वह काले बिल्ले लगाकर प्रदर्शन करेंगे। यदि जल्द ही उनकी मांगों को न माना गया
तो राज्य प्रतिनिधियों के अनुसार आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। कुदरत का सीना छलनी करने वालों पर कार्रवाई, डमटाल में खनन करते जेसीबी और टिप्पर जब्त। जिला पुलिस नूरपुर ने खनन और शराब माफिया के खिलाफ खूब शिकंजा कसा हुआ है, जिससे माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। जिला पुलिस नूरपुर ने डमटाल में अवैध खनन करते हुए एक जेसीबी व एक टिप्पर को जब्त किया है। इस संबंध में मनोहर लाल पुत्र हरिराम तथा अमन पुत्र शेरू राम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डमटाल में एक जेसीबी व एक टिप्पर को जब्त किया गया है तथा मनोहर लाल पुत्र हरिराम तथा अमन पुत्र शेरू राम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। खनन माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।